गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। अपन ने पिछले लेक्चर में अध्ययन किया था टीडीएनए ट्रांसफर मैकेनिज्म। प्लांट्स में है वो अपन जो आपका टीआई प्लाज्मिड है वो कैसे टीडीएनए को है वो एक बैक्टीरियम से प्लांट के जीनोम में कैसे ट्रांसफ़र करता है उसके बारे में, और फिर उस जो टीआई प्लाज्मिड है उसको कैसे क्लोनिंग वेक्टर के रूप में काम में लेते हैं। आज अपन अध्ययन करेंगे को इंटीग्रेट वेक्टर के बारे में। को इंटीग्रेट वेक्टर्स क्या होते हैं? तो को इंटीग्रेट वेक्टर क्या होते हैं कि इसमें एक जो आपका टीआई प्लाज्मिड है वो दूसरे वेक्टर के साथ में क्या होता है कि कोवलेंटली अटैच कर दिया जाता है। अब वो अटैच कैसे किया जाएगा कि जो आपका नेचुरल टीआई प्लाज्मिड है उसमें से जो टीडीएनए वाला पार्ट है उसको क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। क्या कर देंगे? रिमूव। तो उसको कहेंगे अपन अब डिसआर्म्ड टीआई प्लाज्मिड। तो एक तो होगा आपका डिसआर्म्ड टीआई प्लाज्मिड वेक्टर, और दूसरा होगा आपका जो डोनर वेक्टर जिसमें अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट विच इज टू बी क्लोन वो प्रेजेंट होगा। अब इन दोनों को अपन रिकम्बाइन कर देंगे, और रिकम्बाइन कौन सी प्रोसेस के द्वारा होगा? होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन के द्वारा। मीन जिनमें जो दो सीक्वेंस दोनों वेक्टर में होमोलोगस होगी, सेम होगी, वहां से इन दोनों में रिकॉम्बिनेशन की प्रोसेस स्टार्ट होगी, और वो किसके द्वारा होगी? रैग ए प्रोटीन जो रिकॉम्बिनेशन का कार्य करती है। अब इधर देखिए कि जो आपका को इंटीग्रेट वेक्टर है वह हाइब्रिड होता है किसका? एक तो डिसआर्म्ड टीआई प्लाज्मिड का जो कोवलेंटली लिंक्ड होता है किसके साथ में? डोनर वेक्टर के साथ में, जिसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट प्रेजेंट होता है। अब वो जीन ऑफ इंटरेस्ट कहाँ पे प्रेजेंट होगा? वो दोनों जो आपके लेफ्ट बॉर्डर और राइट बॉर्डर टीडीएनए सीक्वेंसेज होते हैं वहां पे प्रेजेंट होगा एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस में, और इन दोनों को जब कंबाइन कर देंगे तब वो बन जाएगा आपका को इंटीग्रेट वेक्टर। ये मैंने आपको बता ही दिया कि को इंटीग्रेट वेक्टर बनाने के दौरान है जो वाइल्ड टीडीएनए वाला ट्रांस पार्ट है उसका क्या कर दिया जाता है? उसको रिप्लेस्ड कर दिया जाता है, और उसके स्थान पर अपना जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो ऐड कर दिया जाता है, जिससे कि वो बहुत सारे ई कोलाई क्लोनिंग वेक्टर हैं जिनमें अपन जैसे ही वो अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो इंसर्ट करते हैं उनके समान ही इसमें भी टीडीएनए वाला पार्ट हटा करके अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट वाला पार्ट ऐड कर देते हैं, जिससे फिर इन दोनों के बीच में होमोलॉगी सीक्वेंस है रिकॉम्बिनेशन की प्रोसेस द्वारा आपका को इंटीग्रेट वेक्टर बन जाता है। अब इधर देखिए ये तो है आपका डोनर वेक्टर। क्या है? डोनर वेक्टर। डोनर वेक्टर में ये यहाँ से लेकर के यहाँ वाला पार्ट है वो आपके नोपेलिन सिंथेसिस जीन और नियोफास्फोराइल ट्रांसफरेज जीन है, एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। वो आपको जैसे ही अपने इस वेक्टर को प्लांट में ट्रांसफर करेंगे तो उसके लिए यह सिलेक्टेबल मार्कर का काम करता है। कौन? NOS-NPT सेकेंड जीन ये सिलेक्टेबल मार्कर का काम करेगी। दूसरा है इसमें ये डोनर वेक्टर में जो आपका टीडीएनए वाला पार्ट है इसमें से अपन वो टीडीएनए रीजन हटा दिया, और यहाँ पे अपन ने फॉरेन जीन है वो अपनी जीन ऑफ इंटरेस्ट वो इसमें क्या कर दी? इंसर्ट कर दी। और ये आपके कैनाबाइसिन और एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन वाला पार्ट है जो अपने को पता लगाने के लिए कि अपना जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो क्लोन हुआ है या नहीं हुआ है उसका पता लगाने के लिए ये दो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन प्रेजेंट होते हैं। और यह प्लाज्मिड का पार्ट होता है जिसमें अपन ऐसा बना रहे हैं। तो ये तो करेगा इसमें डोनर वेक्टर। दूसरा है डिसआर्म्ड टीआई वेक्टर जो आपका नेचुरल टीआई प्लाज्मिड है उसमें से अपन
टी डीएनए वाला पार्ट हटा दिया और उसमें ये जो आपका अदर पार्ट है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, वीरुलेंस जीन्स हैं, ये प्रेजेंट इसमें रहेगी। तो इन दोनों को फिर कंबाइन करेंगे तो जहाँ पे इन दोनों के बीच में होमोलोगस सीक्वेंस प्रेजेंट होगी, मान लीजिए कि यहाँ जो आपका एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन है और यहाँ पे एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन है डोनर वेक्टर में, तो दोनों वेक्टर में डिसआर्म टीआई वेक्टर और डोनर वेक्टर दोनों में, इन दोनों के बीच में क्या होगा, रिकॉम्बिनेशन की प्रोसेस। और रिकॉम्बिनेशन भी कौन सा, होमोलोगस। होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन द्वारा ये दोनों आपस में जुड़े जाएंगे और एक सिंगल यूनिट हाइब्रिड वेक्टर या जिसको अपन को इंटीग्रेट वेक्टर हैं वो दोनों बनाएंगे, जिसको अपन को इंटीग्रेट वेक्टर बोलेंगे। इधर देखिए, ये आपका जो यहाँ से लेकर यहाँ वाला पार्ट है, यहाँ से लेकर के यहाँ वाला, और इसका यहाँ से लेकर के यहाँ वाला पार्ट है, इसमें क्या है, होमोलोगस सीक्वेंस है, जिससे ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए, क्योंकि दोनों का क्या है, कॉम्बिनेशन है, दोनों का क्या है, कॉम्बिनेशन। तो ये और ये वाला पार्ट, ये दोनों आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ये आपका क्या है, जो एम्पिसिलिन और केनामाइसिन रेजिस्टेंस जीन आ गए, और ये इधर आपका जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है, फ्लोरीन जीन, वो ये वाला पार्ट यहाँ पर प्रेजेंट है। तो ये आपका को इंटीग्रेट वेक्टर बन गया। टी आई प्लाज्मिड है, उसको अपन एज ए को इंटीग्रेट वेक्टर भी काम में ले सकते हैं, क्योंकि इसकी एफिशिएंसी है वो क्लोनिंग की क्या होती है, ज्यादा, क्या होती है, ज्यादा क्लोनिंग इसकी एफिशिएंसी होती है, इसलिए अपन को इंटीग्रेट वेक्टर काम में ले सकते हैं। दूसरा होता है एक बाइनरी वेक्टर। क्या होता है, बाइनरी वेक्टर। बाइनरी वेक्टर पढ़ने से पहले जो स्टैंडर्ड कंपोनेंट्स होते हैं अपने किसके, को इंटीग्रेट वेक्टर के, वो पढ़ लेते हैं। एक तो होता है इसमें कन्वीनियंट साइट फॉर द इंसर्शन ऑफ द जीन ऑफ इंटरेस्ट। इसका मतलब होता है कि जो अपना फॉरेन डीएनए है या जीन ऑफ इंटरेस्ट है, उसको क्लोन करने के लिए एक सूटेबल पोर्शन या पार्ट है या सीक्वेंस है, वो किसमें प्रेजेंट होती है, आपके को इंटीग्रेट वेक्टर में। दूसरा है इसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट मार्कर जीन, जिससे अपन यह पता लगा सकते हैं कि अपना जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो प्लांट में इंसर्ट हुआ है या नहीं हुआ है, क्लोन हुआ है या नहीं हुआ है। थर्ड है इसमें ए प्लांट फंक्शनल सिलेक्टेबल मार्कर, कि ऐसा एक सिलेक्टेबल मार्कर जीन जिसकी वजह से वो ट्रांसफर होने के बाद में प्लांट्स में क्या हो, एक्सप्रेस हो, जिससे अपन पता लगा सकें कि भाई अब इसके अंदर प्लांट में ये जीन है वो अपना ट्रांसफर हो गया है। अगर वो एक्सप्रेस नहीं होगा तो इसका मतलब है अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो ट्रांसफर नहीं हुआ है प्लांट में। फोर्थ है ई कोलाई फंक्शन ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, क्योंकि ये दोनों का हाइब्रिड है। मैंने अभी बता दिया कि जो डोनर वेक्टर है उसमें ई कोलाई है, उसका प्लाज्मिड लेते हैं, और दूसरा आपका टीआई प्लाज्मिड जो एग्रोबैक्टीरियम में प्रेजेंट होता है। तो दोनों की सेपरेट सेपरेट क्या है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि जो ई कोलाई प्लाज्मिड है उसका ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन अगर प्रेजेंट नहीं होगा तो वो एग्रोबैक्टीरियम वाला ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है वो उसको उन सीक्वेंस को जो कि आपके ई कोलाई बेस्ड प्लाज्मिड डोनर वेक्टर हैं उसमें सीक्वेंस होगी, उनको एक्सप्रेस नहीं करवा पाएगा। इसलिए दोनों की क्या होती है, अलग अलग सीक्वेंसेज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन सीक्वेंस प्रेजेंट होती है। तो ये इसके को इंटीग्रेट वेक्टर है उसकी प्रॉपर्टी होती है या उसके कंपोनेंट होते हैं। दूसरा है बाइनरी वेक्टर। बाइनरी वेक्टर भी को इंटीग्रेट वेक्टर की तरह ही है, लेकिन इसमें क्या होता है कि उसमें दोनों होमोलोगस सीक्वेंस के द्वारा रिकम्बाइन होकर के एक हाइब्रिड बना रहे थे। यहाँ पे भी हाइब्रिड बनेगा, लेकिन यहाँ होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा कि एक वेक्टर होगा वो आपके दो इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म में, एक यूकैरियोटिक सेल में और एक प्रोकैरियोटिक सेल में, मतलब वो दोनों सेल में क्या है, एक्सप्रेस हो सकेगा। तो एक तो ऐसा वेक्टर काम में लेते हैं जो क्या होता है, सटल वेक्टर होता है,
जो आपके प्रोकैरियोटिक एज वेल एज यूकैरियोटिक सेल दोनों में क्या होता है, आपका क्लोनिंग कर सकता है। और दूसरा आपका डिसआर्म्ड टीआई प्लाज्मिड, जिसमें क्या होती है कि वीरुलेंस जीन वर जीन्स प्रेजेंट होती है, जो आपके जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियन से प्लांट के जीनोम में क्या करती है, ट्रांसफर करती है। ये ध्यान रखने की बात है कि जो आपका बाइनरी वेक्टर और को इंटीग्रेट वेक्टर में डिफरेंस, क्योंकि उसमें होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन होता है, जबकि इसमें होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इसमें तो ओनली जो आपके वर जीन्स हैं वो ही जहाँ प्लांट में वाउंड होगा वहाँ वाले पार्ट्स हैं वो वर्जिन है उसको सेंस करेगी फिनोलिक कंपाउंड्स को, और फिर उसके द्वारा हैं जो बाकी की रेस्ट ऑफ द वर्जिन्स हैं उनको एक्टिवेट करेगी। और फिर बाद में जो आपके प्रमोटर में सीक्वेंसेस प्रेजेंट हैं, प्रमोटर में सीक्वेंस अब यहाँ पे वो प्रेजेंट होगी जो अपनी जीन ऑफ इंटरेस्ट हैं उनको क्या कर देगी, प्लांट सेल के न्यूक्लियस में ट्रांसफर कर देगी। तो इधर देखिए, the binary vector system consists of two autonomously replicating plasmid within agrobacterium tumefacium। जो आपका एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस है उसमें दो प्रकार के प्लाज्मिड होंगे जो ऑटोनोमसली क्या हो सकते हैं, रेप्लिकेट। एक तो होता है सटल वेक्टर दैट कंटेन्स ए जीन ऑफ इंटरेस्ट, दैट कंटेन्स ए जीन ऑफ इंटरेस्ट। अभी मैंने आपको बताया ना कि एक तो उसमें क्या रखेगा, अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट रखेगा, और दूसरा उसमें जो डिसआर्म टीआई प्लाज्मिड है या जिसको अपन हेल्पर टीआई प्लाज्मिड बोलते हैं उसमें वर जीन्स प्रेजेंट होगी जो उसको फैसिलिटेट करेगी ट्रांसफर में। तो ए सटल वेक्टर दैट कंटेन्स जीन ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन द टी डीएनए बॉर्डर सीक्वेंसेज, जो आपका टी डीएनए वाला पार्ट है उसको हटा देंगे लेकिन दोनों बॉर्डर सीक्वेंसेज प्रेजेंट रहेगी, और उनके बीच में अपना जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो वाला अपन क्या रखेंगे, इंसर्ट कर देंगे। तो एक तो हो गया आपका सटल वेक्टर जो आपके किस में भी एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस में भी क्या करेगा, एक्सप्रेस हो सकेगा, और प्लांट सेल में भी एक्सप्रेस। दूसरा जो टीआई प्लाज्मिड है वो इसको ट्रांसफर करने में, क्योंकि इस वाले पार्ट में है वो वर जीन्स प्रेजेंट नहीं होती, जबकि इसमें जो टीआई प्लाज्मिड है उसमें वर जीन्स प्रेजेंट होती है जो इसको ट्रांसफर करने में हेल्प करती है। Disarmed helper TI plasmids have been engineered by removing the oncogenic genes while still providing the necessary Var genes products required for transferring the tDNA to the host plant cell। समझ गए ना, मैंने बताया था ना अभी आपको कि भाई इसमें जो डिसआर्म्ड हेल्पर टीआई प्लाज्मिड है उसमें वर जीन्स तो आपकी प्रेजेंट रहेगी, लेकिन उसमें से अपन जो ऑन्कोजेनिक प्रॉपर्टी वाला tDNA पार्ट है उसको रिमूव कर देंगे। अब इसके भी स्टैंडर्ड कंपोनेंट्स क्या होते हैं कि इसमें एक तो मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स प्रेजेंट होती है, दूसरा इसमें क्या होती है कि ब्रॉड होस्ट रेंज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है, जिससे क्या करता है कि वह ई कोलाई में एज वेल एज क्या होता है कि आपके एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियन दोनों में क्या कर सकता है, रेप्लिकेट कर सकता है। दूसरा थर्ड है इसमें सेलेक्टेबल मार्कर जीन्स होती हैं जो बैक्टीरिया और प्लांट्स दोनों में क्या करती है, एक्सप्रेस हो सकती है। तो ये आपका बाइनरी वेक्टर और जो आपका क्या है को इंटीग्रेट वेक्टर हैं उनके बारे में डिटेल से आपको समझा दिया है। अब अपन अपना जो क्लोनिंग वेक्टर वाला पार्ट है वो कंप्लीट होता है। अब अपन आगे की नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कैसे डीएनए आइसोलेट करते हैं, मतलब अपने को जीन ऑफ इंटरेस्ट क्लोन करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उसका डीएनए आइसोलेट करना पड़ेगा। क्योंकि जब अपन ने फर्स्ट क्लास में ही जिस दिन अपना जो जेनेटिक इंजीनियरिंग वाली क्लास स्टार्ट हुई थी तो मैंने आपको बताया था कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में 4 इंपॉर्टेंट थिंग्स होती है। फर्स्ट है आपका क्या, एंजाइम्स, क्या है, एंजाइम। सेकंड आपका क्लोनिंग वेक्टर। थर्ड आपका होस्ट डीएनए या जीन ऑफ इंटरेस्ट। और फोर्थ है आपका जिसमें अपने को अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो इंट्रोड्यूस करवाना है वो वाला। तो इस प्रकार 4 इंपॉर्टेंट थिंग्स रिक्वायरमेंट होती है, उसमें से अपने 2 कंप्लीट हो गए, एंजाइम और क्लोनिंग वेक्टर। थर्ड अब अपना आएगा डीएनए आइसोलेशन, कि प्लांट सेल से अपने को कोई जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो क्लोन करनी है तो उसका डीएनए कैसे आइसोलेट करेंगे, या कोई अपना बैक्टीरियल सेल है उसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो अपने को क्लोन करना है तो बैक्टीरिया का डीएनए कैसे आइसोलेट करना है।
या मान लीजिए कि अपने को डीएनए के बजाय कभी कभी कुछ जैसे वायरसेज वगैरह होते हैं, उनमें क्या होता है कि आरएनए वायरसेज होते हैं, तो उनमें आरएनए है वो एज ए जेनेटिक मटेरियल काम करता है, तो उससे अपने को क्या करना पड़ता है कि फिर आरएनए को ही आइसोलेट करना पड़ता है। अब आरएनए 3 प्रकार के होते हैं, एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए। मेनली आरआरएनए, एमआरएनए और टीआरएनए, जिनमें सबसे मैक्सिमम परसेंटेज किसका होता है? आपका आरआरएनए का, फिर आपका टीआरएनए का और सबसे कम एमआरएनए। तो अपन आरआरएनए से कैसे डीएनए बनाते हैं, वो आपका रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होती है। तो उसमें अपन उसको आइसोलेट करेंगे पहले, क्योंकि मिक्स होंगे तीनों आरआरएनए, टीआरएनए और एमआरएनए। तो उसमें से पहले अपन एमआरएनए को क्या करेंगे? आइसोलेट करेंगे। ये वाला अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।